हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैनेडाज डायरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्लॉयटेशन पे। कौन सी एक्सप्लॉयटेशन पे, ये आपको मैं बताती हूँ। जो इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन पे हम सीरीज कर रहे हैं, उसमें मैंने 2 प्रोग्राम्स किए थे, स्पॉजल स्पॉन्सरशिप और वर्क परमिट पे। अब वर्क परमिट और स्पॉजल स्पॉन्सरशिप, इन दोनों क्लासेस में जो है एक्सप्लॉयटेशन कैसे होती है उस पर बात करेंगे। ये वीडियो देखें, पूरी देखें। इसमें आपको ऐसी बातें पता चल सकती हैं जो आपके पहले इल्म में ना हो, और आप इनको स्प्रेड करके दूसरों को शेयर करके आप उन लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं जो इस जाल में फंसने वाले हैं या फंस चुके हैं। उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो फंसने वाले हैं उनको बचाया जा सकता है। जब मैंने वर्क परमिट पे वीडियो बनाई तो मुझे लोगों ने पूछा कि क्या आप हमें वर्क परमिट दिला सकती हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, यही तो बता रही हूँ कि आपको कोई बंदा नहीं बुला सकता जब तक कि आप खुद अप्लाई करते हैं। जैसे कुछ लोग मिडल ईस्ट के कंट्रीज में बैठे हुए हैं, या एकदम से उनको वो बताते हैं कि एकदम से हमें ईमेल आई है और वो हमें बुला रहे हैं, कोई एम्प्लॉयर, हमें वर्क परमिट मिल गया है। तो भाई बैठे बैठाए आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। वो जो भी आपको ईमेल्स आई हैं वो स्कैम है, उस पर आपने ट्रस्ट नहीं करना। और दूसरी जो बात है कि आपको अगर कोई कंसल्टेंट ये आकर कहता है कि जी आप मुझे एक हज़ार में इतने वर्क परमिट पड़े हुए हैं, यानी वो भी झूठ है। और कोई आपको कहते हैं कि $50,000 में आपको वर्क परमिट मैं दिलवा दूंगा, तो वो भी आपके एंटीनर्स खड़े हो जाने चाहिए। ये भी झूठ है, क्योंकि बहुत कम प्राइस पे और बहुत हाई प्राइस पे आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। नॉर्मल एक जो कंसल्टेंट का रेट है वो आप मिनिमम आप $3,000 कर दें और मैक्सिमम $10,000 तक आपका ये काम, वो कंसल्टेंट्स की ये फीस होती है उसको। तो ये जो पैसों में वर्क परमिट देने वाली या बांटने वाली चीजें हैं, ये इन सबसे प्लीज बचिए। ये ठीक नहीं है और ये ठीक नहीं होती। और ईमेल्स पे स्पेशली जब आए, और वर्क प्रोसीजर ये है कि आपने अप्लाई करना है। जैसे मुझे किसी ने कहा कि आप हमें बुला सकती हैं, तो भाई ट्रक का वीज़ा मेरे पास है, मेरे पास वो ट्रक का लाइसेंस है। तो अगर आपके पास ट्रक का लाइसेंस है या आपके पास ऐसी कोई चीज़ है, तो आप जो ट्रकिंग कंपनीज हैं कनाडा की, आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, उनको उधर अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद फिर वो आपको खुद बुलाएंगे अगर उनको जरूरत होगी। तो ये एक वर्क परमिट किसी भी आपने लेना है तो उसका ये एक प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करें। इससे हट के जो भी बात कर रहा है आपसे, वो गलत बात कर रहा है, और आपने उस फ्रॉड में या चीटिंग में का हिस्सा नहीं बनना। अब एक बंदा अगर कहता है जी मैं $1,000 में वर्क परमिट दे रहा हूं, तो वो कितने लोग उसको $1,000 देंगे? उस बंदे का तो भला हो जाएगा, लेकिन और किसी का नहीं होगा, आपका बस नुकसान होगा। और एक जो ज्यादा पैसे ले रहा है, $50,000, सपोज अगर वो वर्क परमिट पे आपको इधर ले भी आता है किसी न किसी तरह, तो यहाँ पर आकर क्या होगा, यहाँ पे आपको वो पैसे जो आप किसी से कर्ज लेके या कुछ भी करके आप तबाह बर्बाद होकर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसके बाद आपका तो टेम्पररी वीजा है, और आपको जिस कंपनी ने आपको वर्क परमिट दिया, आप उसके साथ काम कर रहे हैं, और उसके साथ काम करने के बाद आप वो पैसे पूरे करने के लिए पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी खराब होती है, आपकी हेल्थ खराब होती है। तो फिर आपने यहाँ पर पहुंच के करना क्या है? तो ये बहुत प्लस माइनस होते हैं। ये यहाँ तक कनाडा तक पहुंचना या यहाँ पहुंचने की खुशखबरी सुनने के लिए जो है अपनी पूरी एक जिंदगी को दांव पे लगाना नहीं होता। ये मैं बार बार ये बात करती हूँ। इसके मतलब समझिए कि जब आपकी जिंदगी की क्वालिटी ही नहीं, लाइफ क्वालिटी ही डैमेज हो जाती है, खराब हो जाएगी, गिर जाएगी, तो उस जिंदगी का क्या फायदा? आप यहाँ पर आना ही क्यों चाहते हैं जब आपके पास हैप्पीनेस नहीं होगी, हेल्थ नहीं होगी? तो ये पॉइंट को जरूर सोचिए। यहाँ पे केयर गिवर का एक केस हुआ था, नैनीज जो बुलाते हैं। अब तो खैर कोविड की वजह से वो नहीं प्रोग्राम हो रहा, तो यहाँ पे जैसे पर्सनल केयर के लिए बुलाया जाता है। तो अब असूल ये है, यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ये कहते हैं कि जब आपने किसी को बुलाया है यहाँ पर वर्क परमिट पे, तो वो वही काम करेगा जिसके लिए आपने उसको बुलाया है। ये उसके राइट्स हैं उस वर्कर के जो आया है बाहर से। लेकिन एक केस था, वो हमारी एक एमपी थी, बड़ी मशहूर, मैं नाम नहीं लूंगी, ब्रैम्पटन से उनकी राइडिंग है। तो वो उन पे ये केस बना था कि उन्होंने अपनी जो नैनी बुलाई थी उससे वो जो कामों की स्पेसिफिकेशंस थी उससे हट के वो उनसे अपनी टांगे शांगे बेदबवा लेती थी, जो हम साउथ एशियंस का काम होता है। तो वो जो है ना एक्स्ट्रा काम, तो उसकी जब कंप्लेन गई तो वो उस एमपी थी, चूंकि वो इसलिए उनको फाइन, मतलब इसलिए नहीं, कोई भी होता तो उसको फाइन भी हुआ और सारा स्कैंडल भी ये बना काफी, और उसको माफी भी मांगना पड़ी।
तो ये सब चीजें जो हैं होती हैं। लेकिन अब ये तो वो था ना कि वो स्कैंडलाइज्ड हो गई, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज हो गई। नॉर्मली यहाँ पर जो बिजनेस हैं जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ये लोग जब वर्क परमिट देके किसी को बुलाते हैं तो उसमें ये करते हैं कि जो वेजेस नॉर्मल वेजेस हैं कनाडा की, उससे हट के वो उससे कम देते हैं। और जैसे सपोज उनको कहते हैं कि अच्छा हम रिहाइश भी आपको देंगे, और उसी रेस्टोरेंट में बेंचें शंचें जोड़ के रात को वो बेचारे सो जाते हैं। और फिर उसमें कहते हैं अगर 1500 पर वीक हमने देना है तो हम आपको 800 पर उसमें से काट लेते हैं कि जी ये आपका किराया है, क्योंकि हम आपको रहने के लिए जगह दे रहे हैं। तो इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन, फिर ज्यादा आवर्स लेने, कम वेजेस देनी, तो ये चीजें। और वो शिकायत क्यों नहीं कर सकते? अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि जी कनाडा तो बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है, तो ये क्यों ऐसे कर सकते हैं? तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑब्वियसली हैं, जो वर्कर है उसके राइट है, लेकिन होगा क्या? गवर्नमेंट क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा हुकूमत ये करेगी कि आपको उसकी शिकायत सुनेगी, उसको जो है ब्लैक लिस्ट कर देगी फॉर सम टाइम। उसका मतलब यह है कि वो फिर किसी और को नहीं बुला सकेगा जो एम्प्लॉयर है, और उस पर फाइन होगा। तो ये जो पेनल्टीज होंगी उसको तो होंगी, वो तो कुछ देर के बाद नॉर्मल हालत में आ जाएगा, लेकिन जो वर्कर है जो बाहर से आया है उसको भी फिर वापस जाना पड़ेगा। तो इस खौफ से जो टेम्पररी वर्क परमिट पे आए होते हैं लोग यहाँ पे, वो एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन में है, और इसमें ये है कि फैक्ट्स है, ये कोई फिक्शन नहीं मैं आपको सुना रही, ये मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ जो हमारी ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर आते हैं। जो लोग जो सफरर हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो अब डायरेक्ट हमसे बात करते हैं और बताते हैं। फिर एक और खबर पड़ी थी, क्यूबेक में फॉर्म्स पे आते हैं ना ज्यादातर, जो बाहर से लोग बुलाते हैं तो वर्कर्स आते हैं फॉर्म्स पे, तो उनको पूरी बस में भर के उनकी रिहाइश से लेके फार्म तक बस लेके जाती थी। तो रास्ते में एक बंदा बहुत सख्त बीमार हो गया, लेकिन उन्होंने पूरा उसको वहां तक लेके गए। उन्होंने कहा कि नहीं, वापसी जो है जब घर जाने का टाइम होगा तभी तुम जा सकते हो। तो ये अखबार में खबर छपी थी और बड़ा इस पे इशू हुआ था कि ये ऐसे क्यों। तो ये एक्सप्लॉयटेशन की डिफरेंट किस्में हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप आ जाते हैं यहाँ पर एज अ वर्कर या वर्क परमिट पे आप आते हैं, तो ये चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। अच्छा, फिर एक चीज है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, जिसकी मैंने अभी पहले भी बात की थी। उस पर एक्सप्लॉयटेशन कैसी होती है? उस पर यहाँ से जाने वाले अक्सर लोग, मर्द हजरात, औरतें नहीं, क्योंकि ये इस्लाम में चूंकि 4 शादियां जायज हैं और पता नहीं वो कितनी वो करने के चक्कर में रहते हैं, तो वो पाकिस्तान जाते हैं। बड़ी उम्र के मर्द ज्यादातर ये देखने में आया है, और 1-2 केस ऐसे भी हैं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन सबको पता है, पूरी कम्युनिटी को पता है। वो जाते हैं पाकिस्तान जाते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में जाके किसी भी लड़की को, बेचारी को, उसके पेरेंट्स को ट्रैप करते हैं, उनको झांसा देते हैं कि हम कनाडा लेके आएंगे, शादी करते हैं, वहां पे उनको रखते हैं कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद वापस खुद आ जाते हैं, लेकिन उनको स्पॉन्सर नहीं करते। तो जब कुछ इस तरह की सूरत हाल हो तो खुदा के वास्ते अपनी बच्चियों को ये, और पेरेंट्स नॉर्मली, क्योंकि गुर्बत और इतनी है वहां पे कि लोगों का ये ख्याल होता है कि हम अपनी बच्ची वहां पर जब भेजेंगे तो उसके बाद वो पूरे फैमिली को, भाइयों को भी बुला लेगी और हमें भी बुला लेगी और सब कुछ सेटल कर देगी वहां पे। तो वो इस चक्कर में, इस लालच में आके अपनी मासूम बच्ची को किसी भी इस तरह के दरिंदे के हाथ उनकी शादी कर देते हैं। तो और फिर उनकी लाइफ खराब हो जाती है ना, इनका तो कुछ नहीं जाता। ये मल्टीपल शादियां इस तरह करते हैं। और अगर यहाँ पर ले आते हैं, इस पे मैं बाद में बात करूंगी कि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कैसे टर्न अराउंड होती है। अभी ये कि वहां तक जब तक आपने स्पाउस रखी हुई है, आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसकी जितनी मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होती है आप कर सकते हैं। उसमें अब पेरेंट्स कैसे, जैसे हो सकता है कि किसी को वाकई शादी करनी हो, मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसे ही करते हैं। अब ये बात सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि जो यहाँ से जाएगा उसको ऐसे ही करना है, नहीं। उसके लिए थोड़ी सी एहतियाती तदबीर या थोड़ा सा दिमाग या कॉमन सेंस यूज करनी होती है कि जो बंदा आपसे इस तरह की शादी की बात कर रहा है, तो उसको आप ये सोचते हैं, 2 चीजें देखें। एक तो वो बहुत रश में अगर होता है, जल्दी मचाता है कि जल्दी से शादी कर दो, उस पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये जल्दी क्यों मचा रहा है।
तो ये और दूसरी वेरिफिकेशंस करें, उसके वेयर अबाउट्स की करें, वो किधर रहता है, अगर लाहौर में आया है तो वो कराची में आके क्यों शादी कर रहा है, कराची में है तो किसी गांव में क्यों कर रहा है, सियालकोट का बंदा है तो लाहौर में क्यों बैठा हुआ है इस तरह शादी के चक्कर में। तो ये वो दूसरी सिटी में जाके करने की कोशिश करते हैं या किसी गांव में जाके करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर आप बचना चाहते हैं और अगर आप नहीं बचना चाहते, रिस्क लेना चाहते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि वो लोग जो वाकई में नाइव हैं और जो लोग इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते और वो वाकई शादी करना चाहते हैं या उनका है दिल है कि चलो हमारी बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाए, उम्र का थोड़ा बहुत फर्क है तो खैर है, तो वो उनको कर लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आपका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ के जो अगर लड़की यहाँ में एज में अगर वहाँ यहाँ कोई लड़का है और पाकिस्तान में किसी ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जो उम्र में बहुत बड़ी है, तो वो क्योंकि हमारा कल्चर ये नहीं है ना, तो वो थोड़े से उसमें उनको शक पड़ेगा वीज़ा ऑफिसर को। इसलिए कोई यहाँ पे नॉर्मली रहने वाले लोगों को पता है, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको जिस मुल्क से स्पॉन्सर होके आ रहा है उसके कल्चर के हिसाब से वो डिसीजंस बनाता है और उसको पता होता है वहाँ का, क्योंकि उनका काम ही ये है। तो इसलिए अगर कोई बहुत बड़ी उम्र का मर्द किसी छोटी सी उम्र की लड़की से शादी कर लेगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस को वो माइंड करेंगे, लेकिन अगर 5 साल से 10 साल का डिफरेंस है तो वो शायद उनको पता है कि इनका कल्चर ऐसा है तो वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई लड़का अपने से 2 साल 3 साल बड़ी उम्र की औरत से कर रहा है तो फिर उनको जरा शक और पड़ता है कि अच्छा ये जो है ये इनके कल्चर में तो ऐसे नहीं होता। यहाँ पे कॉमन है ऐसे कि आप बड़ी उम्र की औरत से शादी कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि उनको छोटी लड़कियां चाहिए, अपने से यंग से करने का फैशन है, रवाज है, तो ये लोगों को पता होता है। तो अगर कोई इस तरह का बहुत ज्यादा एज डिफरेंस कर रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि इतने एज डिफरेंस वाले के साथ स्पॉन्सरशिप में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस बंदे को पता होना चाहिए कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये ऐसे क्यों कर रहा है। ये 2 चीजें ऐसी थी, वर्क परमिट देने वाले जो दे देते हैं वर्क परमिट यहाँ लाकर वो किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या देने का सिर्फ झांसा देके वहां पे किस तरह वो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, कैसे उनसे चीटिंग करते हैं, कैसे उनसे पैसे बटोरते हैं। और ये स्पॉन्सर स्पॉन्सरशिप में कैसे ये और है कि पैसे भी शायद ले लेते हो उनसे, पैसों का भी चक्कर हो कि जी हम आपको ले जाएंगे वहां पे, शायद ना वो दूसरी बात हो कि सिर्फ उनको लड़की चाहिए, पैसे के चक्कर में भी लोग ऐसे करते हैं। तो एक तो ये कि स्पॉन्सर करके उसको इधर ले आते हैं, अगर इधर लेकर आते हैं तो यहाँ पर आकर टेबल जो है मैंने बताया था कि ऐसे टर्न होती है और फिर जो खातून है वो कुछ भी कर सकती है। अगर क्योंकि जो स्पॉन्सर करता है बंदा या बंदी यहाँ से, उसको 3 साल तक वो लाइबल होता है अपने उस स्पाउस के खर्चे पानी का। लेकिन अगर वो तैश में आके उसने सजा देनी है अपने स्पाउस को जो इधर वाला है, तो वो वेलफेयर को क्लेम कर देगी या कर देगा। तो वो फिर जब वेलफेयर पे चली जाएगी तो जो जिसने स्पॉन्सर किया है उसकी वो सारी जो है हिस्ट्री खराब हो जाती है, वो फिर किसी और को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, या उसके पे एक लेबल सा लग जाता है कि इस बंदे ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। तो ये एक तो फाइनेंशियली उसको डैमेज होता है। उसके बाद जो इमोशनली डैमेज का है वो ये है कि जैसे एक केस था, मैंने वो आपको बताती हूँ कि यहाँ कर क्या होता है कि वो लड़की ने पूरा उसको पंप किया अपने हस्बैंड को, पूरा उसको वो स्पॉन्सर होके इधर आई थी, तो उसने इतना उसको प्रोवोक कर दिया, इतना प्रोवोक कर दिया। और उससे पहले वो 911 को कॉल कर चुकी हुई थी। 911 वो है कि आप इमरजेंसी की सूरत में 911 कॉल करते हैं कि हमारी जान को खतरा है या हमें कुछ कोई भी इमरजेंसी हो तो आप 911 कॉल करते हैं। तो पहले ही 911 कॉल कर चुकी थी और मीनवाइल बड़ी टेक्निकली वो उस हस्बैंड को प्रवोक करती रही, और वो जब गुस्से में पूरा पीक पे पहुंचा हुआ था तो उसने जाकर उसको 2-4 लगाई, जो हमारे देसी लोगों का काम होता है, मर्दों का खास करके, कि वो जी जब गुस्सा चढ़ा है तो बस गुस्सा कैसे उतरना है। और वो उसने इतनी लेवल पे उसको ले गई, तो उसने जब उसको मारपीट कर रहा था तो उसी वक्त पुलिस भी पहुंच गई। यानी ये देखें कि वो वहां से आके वो इतनी जल्दी स्मार्ट हुई कि उसको पता था कि मैंने इस यहाँ के सिस्टम को कैसे यूज करना है और इस बंदे को कैसे मिस यूज करना है। तो उसने खैर खूब उस बंदे का रंगे हाथों पकड़ा गया, रेड हैंडेड, तो उसकी तो होगी ना जिंदगी तबाह। तो दोनों सूरतों में फाइनेंशियली भी डैमेज कर सकते हैं इजीली, और उसके बाद आपको इमोशनली भी कर सकते हैं। और ये सब नुकसानात अब बड़े इजीली यहाँ पर आकर अगर किसी को एक्सप्लॉइट करना हो तो दोनों सूरतों में वहाँ पर रख के करना एक्सप्लॉइट, या वो बंदा यहाँ पर पहुंचे और बेचारे स्पॉन्सर करने वाले का ऐसी की तैसी फेर दे। इन दोनों सूरतों में जज्बात का, इंसानियत का
एतबार का सब डैमेज होता है और बहुत नुकसान होता है। तो ये थी कुछ एक्सप्लॉयटेशंस जो मैंने आपको बतानी थी, जिनसे आप बच सकते हैं। अगर फंसना चाह रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं तो ये टिप्स आप यूज़ करें, अपने एंटीनास को अलर्ट रखें। और मैं फिर से ये कहती हूँ कि कनाडा आना इतना ज़रूरी नहीं है कि आपकी जान और आपकी सेहत जो है या आपकी इज़्ज़त नफ्स जो है उसको कुर्बान किया जाए। तो बहुत शुक्रिया मेरा प्रोग्राम देखने का, और अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।